वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, किसान आंदोलन चल रहा है और मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी 3 कानूनों के ऊपर, जिसको लेकर हमारे किसान भाई बार बार सरकार से ये अपील कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं कि उन 3 कानूनों को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों, इन 3 कानूनों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, 3 वीडियो बनाऊंगा मैं। और मैं आज इस वीडियो के ज़रिए पहले कानून से हम बात करेंगे आज, और इन 3 वीडियो के ज़रिए मैं आपको साबित कर दूंगा कि किसानों के साथ साथ हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा तबका रहता है मध्यम वर्गीय परिवारों का, उनके लिए ये 3 कानून ज़्यादा घातक हैं। बल्कि किसान भाई जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए भी एक संघर्ष कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा पहले कानून से, जिसको लेकर किसान अपील कर रहे हैं। 1955 के अंदर हमारे देश में एक कानून लागू किया गया था, जिसके तहत खाने पीने की चीज़ें और पेट्रोल और 1-2 चीज़ों को स्टोर करने की एक लिमिट, एक समय और एक सीमा तय की गई थी सरकार के द्वारा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आड़तिया है या कोई व्यापारी है, तो उसकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसको स्टोर करने की लिमिट उदाहरण के तौर पर 100 टन है। उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। अब जो नया कानून बनाया गया है, एक्चुअल में इस कानून के अंदर एक एंडोर्समेंट है, एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया है, जिस पॉइंट के चलते जमाखोरी करने की या स्टोर करने की लिमिट हटा दी गई है। और ये कानून बना दिया गया है कि कोई भी व्यापारी किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक, या उसकी जमा करने की कोई भी सीमा तय नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कितना चाहे, जितना उतनी उसकी क्षमता है, उस हिसाब से वो जमा कर सकता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि इसका किसानों पर और आम आदमी के ऊपर बुरा प्रभाव हमारे लिए घातक कैसे है। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, और हमारे देश का एक बड़ा तबका है मध्यम वर्गीय परिवारों का। मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर इसके घातक परिणाम कैसे आएंगे, एक उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोई किसान, मान लेते हैं कि अब आपको पता है कि मंडियाँ, सरकारी मंडियों के बाहर एक और मंडी, एक तरीके की और मंडी बना दी गई है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान पृष्ठभूमि से संपर्क रखता है, संबंध रखता है या नहीं भी रखता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी किसानों से फसल खरीद सकता है। अब क्या होगा कि जब मान लेते हैं हम प्याज के ऊपर बात करते हैं, जब अब सरकार ने स्टोर करने की सारी सीमाएं समाप्त कर दी हैं और किसी भी लेवल तक और किसी भी सीमा तक उसकी कोई लिमिट तय नहीं की है सरकार ने, और ये आदेश जारी किया है कि चाहे वो कितना भी चाहे वो उसको स्टोर कर सकता है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक व्यापारी है, बड़ा कॉरपोरेट घराने से, उसने एक शहर से पूरे प्याज ले लिए सारे के सारे किसानों से। उसके पास एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर उसने सारा प्याज जमा कर लिया। अब वो मंडियों में नहीं बेचता, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो किस लेवल तक या किस सीमा तक स्टोर कर सकता है, 200 टन, 300 टन। अब उसकी मर्जी के अनुसार वो उसको स्टोर करता है, और उसको स्टोर करके वो एक जगह कोल्ड स्टोरेज में उसको बंद कर देता है। वो चाहे तो वो मार्केट में सप्लाई बंद कर सकता है, और सप्लाई बंद होने के बाद आप जानते हैं कि उस चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब मार्केट के अंदर प्याज की कमी हो जाएगी, जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो ये लोग जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज के अंदर हज़ारों टन प्याज इकट्ठा किया हुआ है, ये मुंह मांगे दामों के ऊपर उस प्याज को बाज़ार में बेचना शुरू कर देंगे। और एंड ऑफ द डे वो प्याज लेगा कौन? आम आदमी।
जो बहुत अमीर है उसको प्याज 100 रुपये हो जाए या 200 रुपये हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या जो बंदा बहुत ज़्यादा गरीब है उसको भी अगर प्याज 100 रुपये 200 रुपये हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा कीमतें बढ़ने से, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जियां हो, फ्रूट हो, दालें हो, आटा हो, उसका सीधा असर पड़ता है मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर, आपके और मेरे जैसे परिवारों के ऊपर। तो जो उन बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान है वो मध्यम वर्गीय परिवारों को ही भुगतना पड़ेगा। वो जो पैसा भरना पड़ेगा हमको, आपको ध्यान होगा कि एक बार प्याज 100 रुपये किलो तक पहुंच गया था, उस टाइम पर भी जमाखोरी हुई थी, जबकि अच्छी फसल होने के बावजूद भी और मंडियों से 5-5 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीदा गया था और हम तक उसको 100 रुपये तक हमें खरीदना पड़ा। अब जब कोई सीमा ख़त्म कर दी गई है, उसके बावजूद आप थोड़ा सा समझें, सोचें कि जमाखोरी होने के बाद उस प्याज का हम तक कैसे भुगतान होगा और हम किस रेट तक उसको खरीद पाएंगे या नहीं भी खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं किसानों की। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसान भी स्टोर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। देखिए दोस्तों, 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का 99.8% किसान महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये एवरेज इनकम उसकी होती है। भाई अगर कोई भी किसान पूरे साल में 2 फसलें या 3 फसलें भी काटता है तो अगर उसकी हम 2-3 फसलों की एवरेज इनकम निकालें तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये बनती है। 1 करोड़ में से सिर्फ 10 किसान ही ऐसे हैं जो कोल्ड स्टोरेज को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के व्यापारी इन किसानी के अंदर कूदेंगे, उनके लिए किसी भी बड़ी कोल्ड स्टोरेज का किराया 5 से 7 लाख या 10 लाख रुपए तक भी देना उनके लिए कोई फ़र्क की बात नहीं है। फ़र्क पड़ेगा हमको, क्योंकि जमाखोरी की लिमिट ख़त्म कर दी गई है। कोई भी किसान अपने एक शहर की बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास इतना फंड होता है कि एक शहर की कोई भी एक फसल पूरी की पूरी वो खरीद सकते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा कि नुकसान किसान को होगा, क्योंकि वहाँ से लेंगे सस्ता, फायदा, और नुकसान हमको होगा क्योंकि हमको बेचेंगे महंगा। तो 1955 के अंदर जो ये बिल पास हुआ था उसके अंतर्गत जमाखोरी की लिमिट ख़त्म कर दी गई है। इस कारण ये जो बिल है किसान हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं और हमारे लिए मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम तक वो चीज़ का सही मूल्य हम खरीद पाएँ और हम इन चीज़ों को, रोज़मर्रा की चीज़ों को, दाल, चावल, गेहूँ, सब्जी, फ्रूट, पेट्रोल जैसी चीज़ों का हम लोगों तक उसका सही प्राइस हम तक पहुँचे। और ज़्यादा महंगाई बढ़ती है अगर, उसका भुगतान हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार ही करते हैं। तो भाइयों, आपसे सबसे अनुरोध है, दूसरे कानून के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे किसान भाइयों का समर्थन करें, उनका साथ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जंग हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी लड़ी जा रही है। सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते, जय जवान, जय किसान, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला।